दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं उड़ान एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से और हम लोग बेसिकली जनरल स्टडीज के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर बात कर रहे थे और ये सेगमेंट था हमारा इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या फिर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक अपना पहला जो चैप्टर है ना, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का है ना जो परिचय है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इस इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने कई सारे सेगमेंट पर चर्चा की है। एक सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स क्या है या फिर इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं, है ना। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी मतलब कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था इन दोनों में क्या अंतर होता है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की कि जो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था होती है वो कितने टाइप की होती है। और कल हम लोगों ने 3 टाइप के जो है इकोनॉमी डिस्कस की थी। एक को हमने क्या नाम दिया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक को हमने नाम दिया था सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी इकोनॉमी जो थी हमारी वो थी कौन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी के इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए अब बढ़ रहे हैं और आज हम लोगों को डिस्कस करना है ना सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था के हमारे क्षेत्र होते हैं, है ना, वो कितने क्षेत्र होते हैं, है ना, और किस सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, है ना। इसी पर हमारे आज के सेशन में चर्चा रहेगी। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पर। तो सभी लोग हेडिंग बनाइएगा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बनाइए हेडिंग सभी लोग, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स। हेडिंग बनाइएगा। क्या हेडिंग बनाएंगे, कुछ भी बना लीजिए। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और अर्थव्यवस्था के कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो यहाँ पर सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं ये टोटल सेक्टर कितने हैं, 5 हैं। कितने सेक्टर्स हैं टोटल, तो कुल मिलाकर 5 सेक्टर्स हमें इकोनॉमी के या अर्थव्यवस्था के देखने को मिलते हैं, है ना। अब ये जो 5 सेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना, इसमें से पहले सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। हिंदी में इसको लिखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, है ना, प्राथमिक क्षेत्र हम लिखते हैं। वहीं पर जो इसका दूसरा सेक्टर होता है इसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर, है ना। और ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे लिखा जाता है द्वितीयक क्षेत्र, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेक्टर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो मैं आपके सामने है ना बेसिकली एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना, उसी चार्ट को आपको अपनी नोटबुक में है ना पहले मेरे साथ साथ मेंशन करना है और बाद में हम विस्तार से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हर सेक्टर में कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी, है ना। ठीक है, तो पहला जो सेक्टर है कौन सा हो गया, प्राइमरी, है ना। दूसरा सेक्टर कौन सा हो गया, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र। और फिर उसके बाद जो थर्ड यानी कि सेक्टर होगा, है ना, इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी सेक्टर। और हिंदी में इसको क्या लिखा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, है ना, तृतीयक क्षेत्र कहेंगे, है ना। देन उसके बाद 2 सेक्टर यहाँ पर और बच रहे हैं, है ना, जिसमें से एक को हम लोग कहते हैं फोर्थ सेक्टर, है ना। और जो इसका फोर्थ सेक्टर होता है ना, हिंदी में हम लोग इसे लिखते हैं चतुर्थ क्षेत्र, है ना। और फिर उसके बाद जो आखिरी सेक्टर होता है इसे बोला जाता है फिफ्थ सेक्टर। और फिफ्थ सेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसे लिखा जाता है पंचम क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको, इसे हम लोग लिखेंगे पंचम क्षेत्र। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ रहे हैं,
हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कितने सेक्टर्स होते हैं, तो टोटल 5 सेक्टर्स होंगे, है ना, जिसमें से है ना शुरू के जो 3 सेक्टर हैं, है ना, ये हमारे मेजर सेक्टर यानी कि प्रमुख सेक्टर यही माने जाते हैं। और आजकल 2 सेक्टर जो हैं वो और पढ़े जा रहे हैं, जिसमें से एक है हमारा 4th सेक्टर और एक हमारा कौन सा है, वो है ना 5th सेक्टर यानी कि वो 5वां क्षेत्र है ना। अब अगर हम देखें तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है ना, इस प्राइमरी सेक्टर को हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, मतलब कि इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर इसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जा सकता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसी को हम और किस नाम से जानते हैं। सो प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। देन उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है, मतलब कि द्वितीयक जो क्षेत्र है, इसको भी एक नाम से जाना जाता है और इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे लिखा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्रियल सेक्टर बोले तो हिंदी में क्या लिखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। ये है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड देन उसके बाद, है ना, जब हम बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की, या जो हमारा तृतीयक क्षेत्र होता है ना, इस टर्सरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर को अगर हम देखें तो इसे हिंदी में हम क्या लिखेंगे, तो इसे लिखा जाता है सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसे हम लोग, है ना, सेवा क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके बाद जो चतुर्थ यानी कि 4th सेक्टर होता है ना, 4th सेक्टर बेसिकली ये किन चीजों से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। किससे जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। और जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में हम लिखें कि यह सेक्टर हमारा अनुसंधान एवं ये विकास से जुड़ा हुआ है। तो आपसे डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके के भी, है ना, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं बताइए, 5 सेक्टर, है ना। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेक्टर्स होते हैं या जिनको हम लोग क्षेत्र कह रहे हैं, इनका मतलब होता क्या है ना। तो जब हम सेक्टर्स यानी कि क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे सरकार यानी कि गवर्नमेंट है, क्या है अपने पास, सरकार यानी गवर्नमेंट। अब सरकार के पास कहां कहां से सोर्स है ना इनकम का, उसी सोर्स ऑफ इनकम को ही हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम सेक्टर कहते हैं। मतलब कि सरकार के पास जहां जहां से भी पैसा आता है ना, सरकार के पास जहां जहां से भी इनकम आती है ना, उन्हीं सोर्स ऑफ इनकम वाले, है ना, जो बेसिकली बातें होती हैं या जहां से सोर्स होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग सेक्टर यानी कि क्षेत्र कहते हैं, है ना। अब सरकार के पास इनकम कितने, है ना, सोर्स ऑफ इनकम से आती है 5, और इसीलिए कहते हैं इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर होते हैं, तो 5 सेक्टर होते हैं, है ना। पहला सेक्टर जो है, ये पहला सेक्टर क्या कहलाता है, प्राइमरी, है ना। मतलब कि सरकार के पास जितना भी बेनिफिट या जितना भी मुनाफा, है ना, एग्रीकल्चर से आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। और दूसरा आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट के पास, है ना, जो इनकम कारखानों यानी कि फैक्ट्रीज से आती है, कहां से आती है, फैक्ट्रीज से आती है, इंडस्ट्रीज से आती है, औद्योगिक, है ना, जो इकाइयां हैं भारत में स्थापित, उनसे आती है, तो उस सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, है ना। उसी तरह से, है ना, सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया और भी है, और इसे हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। यानी कि सरकार जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो सरकार को वहां से भी इनकम मिलती है ना। आप ट्रांसपोर्टेशन में सरकारी बसों में आप यात्रा करते हैं,
है ना, आप ट्रेन का सफर करते हैं, है ना, इन सभी चीजों से जो सरकार के पास पैसा आ रहा है उसको सरकार ने किस सेक्टर में माना है, वो है हमारा, है ना, टर्जरी सेक्टर। अरे कौन सा सेक्टर हो गया, टर्जरी सेक्टर। और फिर उसके बाद देश भर में जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आप देखते हो नए नए सॉफ्टवेयर भारत डेवलप कर रहा है, और सॉफ्टवेयर में भारत सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है इंडिया, है ना। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने में भारत पहले स्थान पर है। इतना सॉफ्टवेयर कोई भी, है ना, दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं करता है ना। ये सॉफ्टवेयर बनते भी यहाँ पर हैं। आप देखिए एक से बढ़कर एक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, चाहे आप विप्रो की बात करिए, आप टीसीएस की बात करिए, आप इन्फोसिस की बात करिए, है ना, उसके बाद एसेंचर की बात करिए। तो ये जो सभी कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी सब ये सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। क्या है ये, सॉफ्टवेयर कंपनीज। ये सॉफ्टवेयर बनाती हैं, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद इन्हें दुनिया भर में क्या किया जाता है, इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। अरे क्या किया जाता है, इन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है, इन्हें बेचा जाता है। तो वहां से भी तो सरकार के पास इनकम आ रही है ना, अरे हाँ कि ना, है ना। और जो पांचवा सेक्टर होता है ये कहलाता है डिसीजन मेकिंग का, है ना। इसमें उन लोगों को रखा जाता है जो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, है ना। और डिसीजन मेकिंग वाले लोगों से सरकार को जो अर्निंग होती है उसको हमने किस में रख दिया, फिफ्थ सेक्टर में रखा। तो जब हम सेक्टर की बात करेंगे तो आपके मन में सीधा सा एक बात आ जाना चाहिए, क्या सेक्टर का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। इस सरकार के पास कहां कहां से पैसा आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और टोटल सेक्टर कितने हैं बताइए, 5। अरे कितने सेक्टर हैं, 5 सेक्टर हैं, है ना। अब अगर हम देखें, आप इसको और थोड़ा सा सरल भाषा में और समझ सकते हैं। जैसे अगर एक घर में, है ना, सोर्स ऑफ इनकम का जरिया बहुत ज्यादा हो, है ना, बहुत अधिक जगहों से अगर पैसा आ रहा है, तो घरों में आप देखोगे डायरी मेंटेन की जाती है ना। तो सरकार की आप ये समझ लो ये 5 डायरी हैं, है ना। जितना पैसा एग्रीकल्चर से आएगा उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर। जितना पैसा कंपनियों से आएगा, इंडस्ट्रीज से आएगा, वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। अरे हाँ कि ना, है ना। जितना पैसा सर्विसेज से आएगा ये तीसरे नंबर की डायरी होगी। ये पहली डायरी है ना। पहली डायरी जब फुल कर लिया गवर्नमेंट ने, अब उसके बाद दूसरी डायरी देख रही है कहां कहां से पैसा आया, है ना। फिर तीसरी डायरी ओपन हुई, चौथी डायरी और 5वीं डायरी। इस तरह से सरकार के पास 5 डायरी होती हैं, है ना, जिसमें उनका हिसाब किताब मेंटेन किया जाता है। तो बोलिए क्लियर है यहां तक की बात, है ना। अब हम एक एक सेक्टर को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम लोग किस सेक्टर पर बात करेंगे, प्राइमरी। अरे किस पर बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर। तो बनाइए हेडिंग आप सभी लोग, प्राइमरी सेक्टर, है ना। तो जब हम लोग यहां पर अब बात करेंगे किसके बारे में, तो इसमें हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की। और प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये सरकार की पहली डायरी हो गई। क्या हो गई ये बताइए, सरकार की ये पहली डायरी हो गई, है ना। इसमें उन चीजों को रखा जाता है जो हमें पृथ्वी से सीधे सीधे प्राप्त हो जाती है। किनको रखा जाता है, जो हमें पृथ्वी से सीधे सीधे प्राप्त हो जाती हैं, या फिर उसमें उन चीजों को रखा जाता है जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है। इन चीजों को हमने नहीं बनाया है, ये हमें कहां से मिली है बताइए, प्रकृति से। प्राकृतिक है, नेचुरल है। सरकार को जितना मुनाफा नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, प्राकृतिक संसाधनों से, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। तो आप लिखेंगे कि ये जो सेक्टर है ये बेस्ड है बेसिकली किस पर, तो ये बेस्ड है नेचुरल रिसोर्स, ये प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है ना। नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उन पर बेसिकली बेस्ड है, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है ना। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत एक बात बताइए कि जैसे जो हमें जमीन है, खेत है, क्या हमने खेतों को बनाया है क्या, नहीं, ये हमें नेचुरली मिले हैं, है ना। तो जब हम बात करते हैं खेत की, तो खेत पर हम क्या करते हैं बताइए, एग्रीकल्चर। अरे करते हैं, है ना। तो जो एग्रीकल्चर होता है ना, ये प्राकृतिक है। हमारे पास खेत नहीं होता तो हम शायद एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। अरे कर पाते क्या, हम नहीं कर पाते, है ना। अब एक बात बताइए, इस क्लास में क्या खेत आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। मैं आपसे कहूं कि काम करो, इतने से क्षेत्र में गेहूं उगा के दिखाओ, है ना। सबसे पहले सर बाहर निकलेंगे, कौन कह रहा है गेहूं उगाना है,
है ना, बोलेंगे क्योंकि ये खेती करने की जमीन नहीं है। अरे हाँ कि ना। तो समझो आप, प्राइमरी सेक्टर में किन चीजों को रखा जाता है जो हमें नेचर से मिले हैं, प्रकृति से, और प्रकृति से मिली हुई चीजों से सरकार को जो मुनाफा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर के बाद अगर हम देखें तो फिर इसमें क्या आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो इसे हम लिखते हैं पशुपालन, है ना। यहां पर आ गया पशुपालन, यहां पर क्या आ गया, कृषि, है ना। तो जो कृषि से पैसा आ रहा है वो भी प्राइमरी सेक्टर, वो पहली डायरी में जा रहा है। समझ रहे हैं, पहली डायरी जो बनी है सरकार की उसमें एक पेज दिया हुआ है एग्रीकल्चर से कितना आया, दूसरे पेज में लिखा हुआ है कि एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से कितना आया, है ना। तीसरे पेज में ये लिखा हुआ है कि फिशिंग से कितना आया, यानी कि मत्स्य पालन से कितना आया, है ना। क्या मछलियां हम बनाते हैं क्या, नहीं, वो भी नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से आई हैं, है ना। तो जो मत्स्य पालन है, जो मछली पालने से, है ना, उनका एक्सपोर्ट करने से जो इनकम हो रही है वो भी किस सेक्टर में आएगा, प्राइमरी में। किसमें आएगा, प्राइमरी में। अरे हाँ कि ना। तो कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, इसके अलावा, है ना, जो वन होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, जिनको हम फॉरेस्ट्री कहते हैं, फॉरेस्ट्री, है ना, जिन्हें हिंदी में लिखा जाता है वानिकी, है ना, पेड़ उगाना, है ना। और पेड़ को कब काटना है कब नहीं काटना है ये भी डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट, है ना। सरकार को लगता है कि पेड़ काटना जरूरी है, अनुमति दी जा सकती है तो ही परमिशन मिलेगी। यहाँ तो अगर आप घर बनाएंगे ना भोपाल में, और अगर घर बनाने के दौरान वहां पर पेड़ मौजूद है तो उस पेड़ को तब तक काटा नहीं जा सकता जब उस पेड़ की वजह से वो घर नहीं बनेगा। आपको नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी पेड़ काटने के लिए, और अगर आपने नगर निगम से परमिशन नहीं लिया तो आप पर एक्शन ले लिया जाएगा, आप पर कार्रवाई हो सकती है, जेल तक हो सकती है, फाइन भी लगेगा। ये कहानी है। मतलब पेड़ों को बचाने के लिए हमारे देश में बहुत कोशिश हो रही है, और सरकार ने एक एजेंडा क्लियर किया हुआ है कि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया जितना भी है भारत का ज्योग्राफिकल एरिया, हमारा क्षेत्रफल कुल कितना है बताइए, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो जो ये 3287263 किलोमीटर स्क्वायर का हमारा ओवरऑल एरिया है, इसके 33% पर क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, वन होने चाहिए, है ना। तो ऐसे में, है ना, वन से जो भी इनकम सरकार को मिलेगी, पेड़ कटेगा उसके बाद फर्नीचर बनेगा, है ना, सरकार वहां से कमाई करेगी। तो जो फॉरेस्ट्री यानी वनों से सरकार के पास पैसा आएगा वो भी प्राइमरी सेक्टर में जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर में। क्या हमें, है ना, जंगल या पेड़ पौधे, है ना, प्राकृतिक मिले हैं, यस, ये हमें नेचुरल मिले हैं। पेड़ पौधों को हमने थोड़ी बनाया है, पेड़ पौधे कहाँ मिले हैं, ये हमें नेचुरल मिले हैं। इतना बड़ा जो विशाल जंगल है, तो क्या वो जंगल, है ना, किसी ने विकसित किया है क्या, नहीं। अच्छा, जंगल और वन में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, है ना, फॉरेस्ट। देखिए इंग्लिश में दोनों के लिए फॉरेस्ट यूज होता है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदी, सो हिंदी में एक शब्द आ जाता है जंगल और दूसरा है वन, दोनों में फर्क होता है। वन जो होता है ना, ये छोटे एरिया, स्मॉल एरियाज में होता है, और जो जंगल होता है ये नेचुरल होता है ना, ये बड़े एरिया में होता है। फॉरेस्ट कैन बी डेवलप्ड, मतलब वनों को विकसित किया जा सकता है, जबकि जंगल का विकास नहीं किया जा सकता है। आप 150 पेड़ आप लगा सकते हो, लगा सकते हो आप, अरे लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो ना आप। तो जो ये 150 पेड़ आपने लगाया, आपने एक वन बना दिया, आपने फॉरेस्ट बनाया। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि लाखों करोड़ों पेड़ लगाने हैं, तो वो संभव नहीं। और जहां पर लाखों करोड़ों पेड़ हैं वही क्या है, जंगल है। जंगल प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल, और जो वन होते हैं दीज कैन बी डेवलप्ड बाय ह्यूमन, है ना, ये मानव द्वारा विकसित किए जा सकते हैं। यही दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो जो फॉरेस्ट्री से इनकम आ रही है वो भी किस सेक्टर में जाएगी, प्राइमरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर की डायरी बनी है ना सरकार की, कि प्राइमरी सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है, तो एक पेज एग्रीकल्चर के लिए है, दूसरा पेज आप देखोगे एनिमल हस्बेंड्री, तीसरा पेज फिशिंग के लिए है, चौथा पेज फॉरेस्ट्री के लिए है ना। फिर उसके बाद अगला जो पेज है वो खनन के लिए है ना, जिसको हम लोग कहते हैं माइनिंग, है ना। माइनिंग से, है ना, जो बेनिफिट होता है, अब जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं वो भी नेचुरल हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, अरे हाँ कि ना।
अब जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, क्या हमने खनिज को बनाया है क्या? नहीं। यहाँ जितने कंपनियां काम कर रही हैं उन मिनरल्स को फाइंड आउट करने के लिए काम कर रही हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका काम है बालाघाट के मलाज खंड से कॉपर निकालना। क्या काम है इसका? वहां से निकालना है ना। रियो टिंटो जो कंपनी है जापान की, उसका काम है पन्ना से हीरे निकालना, है ना। उन्होंने कोई वहां पर हीरा बनाया नहीं है। हीरा यानी डायमंड वहां पर नेचुरली प्रेजेंट है, वो प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है। क्या दीपक? वो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से ये पाया जा रहा है। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। और उन कंपनियों का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? उसे वहां से निकालना, और निकालने के बाद ऐसा बना देना कि हम उसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये जो माइनिंग हो रही है, वहां से जो मिनरल्स निकल रहे हैं, उनसे जितना बेनिफिट हो रहा है वो भी कहां जा रहा है? प्राइमरी सेक्टर में। अरे समझ पा रहे हैं, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब कि सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम का वो जरिया जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, है ना, जिसे इंसान ने नहीं बनाया है ना, जो प्राकृतिक रूप से सरकार को बेनिफिट देता है ना। खनिज मतलब कि माइनिंग। और एक शब्द आपने और सुना होगा, इसको हम लोग कहते हैं एग्जक्वेशन। और जो ये एग्जक्वेशन होता है, इसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं उत्खनन। एक शब्द होता है खनन और एक शब्द क्या होता है? उत्खनन, है ना। इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो खनन है, जो माइनिंग है, और जो एग्जक्वेशन है मतलब उत्खनन है, इन दोनों शब्दों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। अंतर क्या है? देखिए, जो माइनिंग होती है ना, ये गहराई में होती है। क्या होती है? गहराई में, है ना। जब खुदाई करके मिनरल्स को निकाला जाता है तो वो माइनिंग है। और जो उत्खनन होता है ना, ये ऊपर ऊपर होता है और बड़े एरिया में होता है। उत्खनन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इंग्लिश में तो आप उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हिंदी में जो उत्खनन लिखा हुआ है, ये पूरा आपको आंसर दे रहा है। उत का मतलब होता है ऊपर, और खनन का मतलब होता है खुदाई करना। यानी कि जब मिनरल्स को पाने के लिए, है ना, ऊपर ऊपर खुदाई करके उन्हें निकाल लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जक्वेशन कहते हैं। जैसे अगर, है ना, मुझे अभी, है ना, राम ने ये बोला कि सर आप जहां पर खड़े हैं ना, उसके ठीक नीचे हीरा है ना, मैं अभी फिलहाल पढ़ाना छोड़ के हीरा ढूंढने लगूंगा, होगा। इसका मतलब है कि उस हीरे को प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? माइनिंग, मैं खनन कर रहा हूं। लेकिन अगर राम ने ये कहा कि सर आप गलत ढूंढ रहे हैं, पूरी क्लास में हीरा है, तो मैं बोल दूंगा बाकी लोगों की छुट्टी, केवल मैं रहूंगा यहां। समझ रहे हैं? और जब मैंने ऊपर ऊपर, है ना, खुदाई करके और पूरी क्लास से हीरा जब निकाला, इसी को क्या कहा जाता है? उत्खनन। क्या कहा जाता है? उत्खनन। यहां तक की कहानी समझे कि नहीं समझे? है ना। तो हमारी इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं? 5। और सेक्टर का मतलब क्या है? कि सरकार के सोर्स ऑफ इनकम कहां कहां से हैं। और सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर में सोर्स ऑफ इनकम कहां कहां से होगी? एग्रीकल्चर, है ना, एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि से, पशुपालन से, फिशिंग से, मत्स्य पालन से, है ना, और फॉरेस्ट्री से, माइनिंग से और एग्जक्वेशन से। इन सभी जगहों से सरकार को मुनाफा होगा। अच्छा, इन सभी में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? एग्रीकल्चर का। किसका होता है? एग्रीकल्चर का। कहानी ये है, एग्रीकल्चर के बारे में ये कहा जाता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, क्या है? इकोनॉमी, है ना, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, इस इकोनॉमी में अगर आप एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें, या इस पूरे के पूरे अगर मैं प्राइमरी सेक्टर के ही कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो सरकार के पास जितना पैसा आता है, मान लिया हमने कि 100 रुपए आ रहा है, कितना आ रही है? 100, है ना। सरकार के पास जो इनकम 100 रुपए आ रही है ना, उसमें केवल प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारा ये है 17% ओनली, केवल 17% है। कितना कंट्रीब्यूशन है? 17% ओनली। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे कम फायदा कौन सा सेक्टर देता है? प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर देता है? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखो तो वो इसी सेक्टर में है। सबसे ज्यादा लोग इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अरे हाँ कि ना?
अरे हाँ कि ना, लेकिन लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, केवल 17% है। आप घर में देखोगे, अगर हमारे घर में खेत हैं तो खेती करने का काम अगर पिताजी कर रहे हैं तो सही मायने में वो केवल अकेले सक्षम है खेती करने में, लेकिन जो घर के दूसरे सदस्य हैं वो दिखाते हैं कि वो भी काम में हाथ बटा रहे हैं, जबकि वो काम में हाथ नहीं बटा रहे हैं। अब अगर खेतों में जुताई चल रही है, ट्रैक्टर अगर खेत में जुताई कर रहा है तो बस मेड़ पर खड़े होकर बस देखेंगे ट्रैक्टर को। तो मेड़ पर खड़े होकर अगर कोई ट्रैक्टर को देख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हो, है ना। और वो आदमी केवल और केवल दो ही चीजें करेगा, एक बताएगा कि ट्रैक्टर को हाँ पीछे आन दो, पीछे आन दो, थोड़ा सा आन दो, है ना, नहीं तो भाई हाँ तो थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे छूट गया, बस इतना काम करेगा वो आदमी। बाकी पिताजी यही बोलेंगे, घर जाओ जाओ, यही करना है तो घर ही चल जाओ, पानी वानी लेके आओ। समझ रहे हो, लोगों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा इसमें है, लेकिन पूरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन केवल 17% है। इसी को भारत में कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी, इसे बोला जाता है डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और जो ये अदृश्य बेरोजगारी है उसमें यही होता है कि देखने में लगता है कि व्यक्ति रोजगार में है, बट एक्चुअल में वो रोजगार में नहीं है। जैसा मैंने बताया कि रोजगार में पिताजी माने जाएंगे, मेड़ पर खड़े होकर ट्रैक्टर को आगे पीछे करने से रोजगार नहीं मिल गया है। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए, है ना। कहते हैं कि 1950 में 1950 का ये समय है। कब का समय है? 1950, है ना। 1950 वर्ष 1950 ये वो साल है जिस समय पर कहते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर है ना, इसमें जो लोगों की डिपेंडेंसी थी, जो पीपल्स हैं उनकी जो डिपेंडेंसी थी, है ना, ये डिपेंडेंसी अप्रॉक्स 53% थी। मतलब आधी जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। 53%, जितनी भी आबादी थी उसका 53% केवल और केवल क्या कर रहा हो? एग्रीकल्चर कर रहा हो, है ना। और 2023 और 2024 में ये करंट का आंकड़ा ये है कि 2023 और 24 में ये डिपेंडेंसी लोगों की कम हुई है, और ये डिपेंडेंसी अप्रॉक्स हुई है 33% के आसपास। यानी आज भी लगभग 1/3 जनसंख्या एग्रीकल्चर से जुड़ी, और उसके बावजूद आप सोचो पूरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना दे रहे हैं? 17%, यानी 17%। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझे। तो जो हम लोग 5 सेक्टर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला सेक्टर कौन सा बताया? प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर में किन चीजों को रखा जाता है ना, जिन चीजों को सीधे नेचर से मिला है हमें, या जो हमें पृथ्वी से सीधे सीधे मिल जाते हैं, है ना। जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, फिशिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, माइनिंग हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। अरे बोलिए हाँ कि ना? अरे बोलिए हाँ कि ना? और इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 17%। सबसे कम कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है? यही करता है। और सबसे लंबी चौड़ी जो डायरी है सरकार के पास वो यही है। प्राइमरी सेक्टर में एंट्री बहुत है, लेकिन इनकम सरकार को उतना नहीं है। अब उसके बाद जो हम दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं वो है सेकेंडरी सेक्टर। क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, है ना। और जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, अरे किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर बोले तो क्या? द्वितीयक क्षेत्र है ना। और सेकेंडरी सेक्टर में किन चीजों को रखा जाता है? अब ये समझिए इसको, इसमें रखा जाता है इंडस्ट्रीज को। किसको रखा जाता है? इंडस्ट्रीज को रखा जाता है ना। इसमें आती हैं इंडस्ट्रीज, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग, है ना। इसी वजह से इस सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। पहली बात बताइए यहां पर ये क्लियर है क्या? है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है ये सरकार की दूसरी डायरी है।
कौन सी डायरी है? सरकार की दूसरी डायरी। और जब सरकार ने दूसरी डायरी को ओपन किया तो सरकार ने यह देखा कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम और क्या क्या है। तो उन्होंने पाया कि इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज का मतलब कि जितने भी फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, यहां से जो सरकार के पास इनकम आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इस सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? देखो, सबसे पहले समझो कि सेकेंडरी सेक्टर में होता क्या है। सरकार के पास सेकेंडरी सेक्टर में कहां कहां पैसा आता है ये आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ये है कि इसमें हमने किसको रखा है? इंडस्ट्रीज को। जितनी चीजें हमें नेचर से मिली हैं, प्रकृति से मिल गई। कहां से मिल गई? प्रकृति से, नेचर से जो चीजें हमें मिल गई हैं उन्हें मॉडिफाई करने, उन्हें बनाने का काम इस सेक्टर में होता है। अब गेहूं अगर है तो भाई साहब आटा कैसे बनेगा? तो मशीन। वो जो आटा चक्की है वो कहां आ गई? सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी चीजें जो हमें मिली हैं उनको बदलना या उनको बनाकर एक नया शेप दे देना, ये किसका काम है? सेकेंडरी सेक्टर का। इसमें क्या आती है? इंडस्ट्रीज। अब ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है इसमें क्या क्या होता है? इंडस्ट्रीज में क्या क्या काम होगा? इंडस्ट्रीज में एक काम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप बोलेंगे कि इसमें एक काम तो होता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्माण, है ना। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है विनिर्माण। तो जो ये फैक्ट्रियां या कंपनीज होती हैं इसमें किसी चीज को या तो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसका, या तो मैन्युफैक्चर किया जाता है। अरे समझ रहे हैं? अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग और रिकंस्ट्रक्शन? मैन्युफैक्चरिंग को आप रिकंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, है ना। अब इन दोनों में फर्क क्या है? निर्माण और विनिर्माण ये दोनों क्या हैं भाई? कंस्ट्रक्शन में क्या बोलेंगे और रिकंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोलेंगे? इसको समझो बहुत ध्यान से। इकोनॉमी जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ही नहीं पूरा ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? कॉन्सेप्चुअल। यहां फैक्ट्स आपको लिमिटेड मिलेंगे, जो मिलेंगे भी वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, लेकिन क्या समझना है आपको, इस पर जोर आपको ज्यादा देना है ना। आप सभी जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का नेचर अलग है। इसका नेचर आपको सोचने पर मजबूर करता है। ये बोलता है कि आप हमें सीधे पढ़कर निकल नहीं सकते, आप बिना हमें समझे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वही इकोनॉमी है। तो देखिए, जैसा डिफरेंस हमने माइनिंग एंड एक्सकवेशन में देखा था, खनन उत्खनन में अंतर बताया था। क्या बताया था? कि खनन गहराई में होता है ना, और उत्खनन ऊपर ऊपर होता है, बड़े एरिया में होगा। अरे हाँ कि ना। लेकिन जब हम निर्माण और विनिर्माण की बात करते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन दीज टर्मिनोलॉजीज आर, निर्माण का अर्थ होता है किसी चीज को खुले आसमान में बनाना। क्या होता है? खुले आसमान में किसी चीज को बनाना। और निर्माण के अंतर्गत हम किन चीजों को रखते हैं? जैसे आ जाता है बिल्डिंग। भाई भवन बन रही है ना, बिल्डिंग बन रहा हो। अरे कहाँ बन रहा हो? बिल्डिंग बन रहा हो, भवन बन रहा हो। तो भवन कहाँ बन रहा हो? खुले आसमान के नीचे बन रहा हो। अरे हाँ कि ना, है ना। अब उसके बाद रोड, है ना, सड़क, रोड, सड़क, फिर उसके बाद ब्रिज यानी कि सेतु अर्थात पुल। तो ये चीजें कहां हो रही हैं? ये सब खुले आसमान के नीचे हो रही हैं। जो चीजें खुले आसमान के नीचे बनाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं उनको? कंस्ट्रक्शन। और जो चीजें फैक्ट्रीज में बनती हैं, कारखानों में बनती हैं, उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? एंड मैन्युफैक्चर एंड मेक इन
फैक्ट्रीज, इन फैक्ट्रीज। ये ऐसे चीजें हैं जो कारखानों में बनती हैं। पार्ले जी पापा के क्या खुले आसमान के नीचे बन रहा? अरे खुले आसमान के नीचे बन रहा हो के फैक्ट्री में बन रहा हो ना? सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश का भोपाल में है। सोयाबीन से जो बिस्किट बनता है, हाँ सोयाबीन से जो बिस्किट बनता है वो भोपाल में है। मैं कभी विजिट तो नहीं किया हूँ, मुझे ये नहीं पता किस एरिया में है, लेकिन हाँ कई बार ये तथ्य जो है वो पढ़ने में आया है कि सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना इधर है ना, भोपाल में। तो देखो पार्ले जी बन रही हो, पार्ले जी को क्या खुले आसमान के नीचे ये इंद्रपुरी चौराहे के पास रख के बना रहे हैं, है ना? ऐसा देखा क्या? नहीं देखा। समझ रहे हो? बांस की चीजें अगर कोई वहां बैठकर बना रहा है, इसका मतलब उसका निर्माण हो रहा है। जो चीजें वो खुले आसमान के नीचे कर रहा है वो कंस्ट्रक्शन है। जो चीजें फैक्ट्रीज में बन रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है। इसीलिए आप देखोगे कि उन चीजों में लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, है ना? और भवन में आप देखोगे लिखा रहता है भवन का लोकार्पण दिनांक, इनॉग्रेशन। भवनों का इनॉग्रेशन लोकार्पण होता है। अरे समझ रहे हो? और उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी रहती भवनों में, लेकिन जो फैक्ट्रीज में बनी है उनमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। 1 माह 2 माह 36 माह ऐसे करके रहता है, उसमें रहता है ना। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें आ जाता है निर्माण, मतलब कुछ चीजें बनाई जाती हैं, है ना, और कुछ चीजें जो हैं वो फैक्ट्रीज में बनती हैं। इसके अलावा इसमें और क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है गैस सप्लाई, है ना, गैस की आपूर्ति। अब गैस की आपूर्ति कैसे होगी? तो मशीन के द्वारा ही तो होगी ना। गैस तो नेचुरल है, जो गैस प्राप्त हुई है वो तो प्राकृतिक रूप से मिल गई। मध्य प्रदेश में कहीं पर भी नेचुरल गैस पाई नहीं जाती है। मध्य प्रदेश हमारा ऐसा है, नेचुरल गैस यहाँ पर कहीं नहीं है, लेकिन भारत में कई जगहों पर नेचुरल गैस मिलती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो जो गैस हमें प्राइमरी सेक्टर से मिली उसको सप्लाई कैसे करोगे आप? मशीनों के द्वारा ना, पाइपों के जरिए। तो जैसे ही आपने उस प्राकृतिक रूप से मिली हुई चीजों में कुछ ना कुछ आपने मॉडिफाई कर दिया, वो सेकेंडरी सेक्टर में चली गई। अगर आपसे कोई ये बोले कि भाई वाटर यानी कि जल किस सेक्टर में आएगा, तो आप बोलोगे प्राइमरी में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वाटर की सप्लाई करनी है, तो अब वो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही कहानी चल रहा हो, है ना। तो गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं जल आपूर्ति, गैस आपूर्ति, जल आपूर्ति। इसके अलावा अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और इसका मतलब क्या होता है? विद्युत आपूर्ति। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत आपूर्ति, इसे हम लोग कहते हैं। तो यहां से जो सरकार के पास पैसा आता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। बताइए हाँ कि ना। प्राइमरी सेक्टर में किन चीजों को रखा जो प्रकृति से सीधे सीधे मिल गई, और सेकेंडरी सेक्टर में किन चीजों को रखा पुष्पेन? जो चीजें मॉडिफाई करके मिली, है ना, हमने जिनका कंस्ट्रक्शन किया, जिनका हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, है ना, जिनका हम लोगों ने, है ना, सप्लाई की, चाहे वो गैस सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, या फिर वो क्या हो, वाटर सप्लाई हो। बोलिए कहानी यहां तक की क्लियर है क्या? अरे हाँ कि ना। और ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इस सेकेंडरी सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है? तो हमारी इकोनॉमी में इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो है 28%। इतना कंट्रीब्यूशन है, 28% है। मतलब प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा मुनाफा दे रहा हो कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर। जबकि लोग किसमें ज्यादा लगे हैं? प्राइमरी से। कैसे लगे हैं वो आपको समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया ना। तो प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है, और सेकेंडरी सेक्टर में लिमिटेड लोग हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिट
ज्यादा है, 28% का है। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, अरे बोला क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। तो सेकेंडरी सेक्टर ये सरकार की दूसरी डायरी है। इसमें सरकार यही लिखती है कितना पैसा अपन को कंस्ट्रक्शन से आया, कितना मैन्युफैक्चरिंग से आया, कंपनियां बिस्किट बना रहे हैं तो टैक्स देती है सरकार को, है ना। उसके बाद गैस सप्लाई किया अपन ने, कितना प्रॉफिट आया, वाटर सप्लाई किया अपन ने, कितना प्रॉफिट आया, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की अपन ने, कितना आया। ये दूसरी डायरी में सारी एंट्री हो रही है। इसमें सेकेंडरी सेक्टर। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोला गुड। अब उसके बाद जब हम अगले सेक्टर की बात करते हैं तो आ जाता है टर्सरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर आ गया बताइए? टर्सरी सेक्टर आया, है ना। और जब हम टर्सरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तृतीयक क्षेत्र, तो टर्सरी सेक्टर, ये जो तृतीयक क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, मतलब कि सेवा क्षेत्र। और ये है हमारे गवर्नमेंट की तीसरी डायरी। कौन सी डायरी हो गई ये? तीसरी। और इसमें एंट्री उन चीजों की होगी जिन चीजों में सरकार ने आपको सर्विसेज दी हैं, सरकार ने हमें जो सेवाएं दी हैं, उसके बदले में उसको जो इनकम हो रही है, उसकी एंट्री भी तो सरकार करेगी ना। अरे करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, है ना। तो सर्विसेज के बदले जो सरकार के पास मुनाफा जा रहा है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं? वो आ जाता है हमारा टर्सरी सेक्टर। क्या आ गया? टर्सरी सेक्टर। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, जैसे आप देखो तो आ जाएगा जैसे रेलवे, है ना। रेलवे में सरकार हमें सर्विसेज दे रही है, ट्रेन नहीं बेच देती है अपन को। ट्रेन बेच देती है क्या? कि 100 रुपए का टिकट लिए और 100 रुपए का टिकट लेके ट्रेन ही खरीद लिए कि नहीं नहीं हम तो जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाओगे भैया? 100 रुपए का टिकट लिए हैं, पैसा दिए हैं तुमको, ट्रेन हमको दो। वो केवल आपको सर्विसेज उन्होंने दिया, आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए, सर्विसेज उनकी खत्म। क्यों में गो नाउ, अब आप जा सकते हो, और नहीं गए तो ले जाए जाओगे। ऐसे ही होता है ना। तो रेलवे, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, भाई रेलवे हो गया, इसके अलावा परिवहन हुआ। तो परिवहन के अंतर्गत ये जो सरकारी बसें वगैरह चलती हैं, है ना, ये हमें सर्विसेज दे रही हैं। इनका काम हमें है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना और बदले में किराया ले लेना, बस। तो ये सारी एंट्री कहां पर चलेगी? ये सारी एंट्री जो है ये हो रही है टर्सरी सेक्टर, है ना। ये सरकार के पास मौजूद तीसरे नंबर की डायरी हो गई। अब इनके अलावा और क्या आ गया? तो जैसे एयरलाइंस, है ना, एयरलाइंस वाले भी क्या करते हैं? हमें सर्विसेज देते हैं, है ना। हमें वो सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में वो किराया ले रहे हैं, उसका फैसिलिटीज का ले रहे हैं। समझ रहे हो? उसी तरह से जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं इनका काम क्या है? जो रेस्टोरेंट होते हैं इनका काम भी क्या है? सर्विसेज देना, है ना। अब इनका काम सर्विसेज देना है, इनका काम कुर्सी टेबल बेचना नहीं है। इनका काम क्या कुर्सी टेबल बेचना है? क्या नहीं है। और देखो, जितनी अच्छी सर्विस उतना पैसा ले लेंगे, जितनी अच्छी सर्विस उतना पैसा ये ले लेंगे। समझ रहे हो? सब्जी लगभग वही रहेगी, लेकिन हर रेस्टोरेंट में उसका दाम बदल जाता है। सब्जी तो वही है लेकिन दाम बदल गया। क्यों बदल गया? कि भाई लकड़ी के चेयर और टेबल पर आपको बैठा दिया तो वही सब्जी 100 रुपए की है, और थोड़ा सा आपको सॉफ्ट चेयर लगा के दे दी तो वो 150 की सब्जी पहुंच गई। और उसी में बढ़िया व्हाइट कलर का कपड़ा और डाल दिया, वही सब्जी और सारी लाइटें बंद करके कैंडल जला दिया, 30 पहुंच गई। जैसे सर्विस वैसा पैसा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो, है ना। वहां से भी अपन कुछ नहीं ला सकते,
कि नहीं नहीं आपके ये जो टेबल पर कपड़ा डाला बहुत सुंदर कलर है, इसको हम घर ले जाएंगे, बांध के मारेंगे अलग। पैसा उस पर भोजन करने के लिए अलग देना पड़ेगा और कपड़ा मांगने पर धुलाई होगी वो अलग। तो रेस्टोरेंट हुआ, एयरलाइंस हुआ, बैंकिंग सुविधाएं हो गई, बैंकिंग फैसिलिटी हो गई। अब बैंकिंग का काम क्या है बताइए? बैंकिंग एक तरह की प्रोसेस होती है। देखो जब किसी भी चीज में लास्ट में आईएनजी लग जाए ना, आईएनजी अगर लग गया तो वो एक तरह की प्रोसेस हो जाती है। बैंकिंग एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बैंक कस्टमर्स से पैसा अपने पास जमा करता है, उन्हें इंटरेस्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बैंकिंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक बैंक लोगों के पैसे को जमा कर लेगा और बदले में इंटरेस्ट भी देगा और सिक्योरिटी भी देगा। भाई व्यक्ति अगर अपने पास ज्यादा पैसा रखेगा तो उसके जान को खतरा है ना। किसी को पता चल गया पैसे पे सोता है, किसी को ये पता चल गया पैसे पर सोता है, तो पता चला सोने से पहले गद्दा गायब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बैंक का काम क्या है? उसे सेफ्टी भी देना और इंटरेस्ट भी देना कि भैया आप अपना पैसा हमको दे दो, हम आपको इस पर ब्याज भी देंगे और आपको सिक्योरिटी भी देंगे। आपका पैसा पड़ा है और दूसरा व्यक्ति आया बैंक के पास, हमें बहुत जरूरी है मालिक, आपका ही पैसा उठाकर उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया और उससे ब्याज लेगा। आपको दे रहा है, उससे ले रहा है, तो प्रॉफिट वो कैसे कमा रहा है कि आपको ब्याज कम देगा लेकिन लेगा ज्यादा। यही है व्यापार, यही बिजनेस है। बैंकिंग एक तरह से व्यवसाय है, एक तरीके का बिजनेस ही है और इसे दो लोग करते हैं, या तो सरकार करेगी या तो प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो सरकार करती है तो गवर्नमेंट बैंक, और प्राइवेट सेक्टर के लोग कर रहे हैं तो प्राइवेट बैंक। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये जितने बैंक आपको दिखते हैं सब प्राइवेट बैंक्स हैं। एसबीआई दिखता है आपको, यूबीआई दिखता है ना, बाकी जो और आपको कॉमर्शियल बैंक्स दिखते हैं ये सब गवर्नमेंट बैंक्स हैं। तो बैंकिंग हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो और कौन कौन सी चीजें आ गई, तो ऐसी सभी चीजें जो हमें सर्विस देती है ना, जैसे एजुकेशन हुआ, एजुकेशन में भी हमें क्या दी जाती है? सर्विस। एक दिन मैं बता भी रहा था, एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि यहां पर जो आप पे करते हैं वो पे करते हैं सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए नहीं। आपने जो पे किया है वो किसके लिए किया है? सर्विसेज। आपको सर्विसेज दी जा रही हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। आपको ये सर्विसेज दी जा रही हैं कि डिजिटल बोर्ड पर क्लास चल रही है ना, ये एक सर्विस है। आपको गर्मी न लगे, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, हाँ कि ना। क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है कि अगर इन केस कभी आपको ऐसा लगता है, बहुत दिनों बाद रिवाइज करने बैठे और उस टॉपिक में कहीं पर डाउट आ रहा है, तो आपको वो सुविधा दी जाएगी, वो सर्विस है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी एक कंप्यूटर आपको दे देंगे ले जाओ, वो नहीं है। ये सारी चीजें सब इसी का पार्ट है, टर्जरी सेक्टर। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है, सोचिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये सबसे ज्यादा है, ये है 55%। सबसे कम लोग इसी में इन्वॉल्व, लेकिन प्रॉफिट सबसे ज्यादा इसी। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो इसी में है। लोग कम हैं, प्रॉफिट भर भर के। क्लियर है क्या? अरे बताइए, समझे कि नहीं समझे? तो सरकार को जो पैसा या जो इनकम इन सभी चीजों से मिल रही है उसे हम कहते हैं टर्जरी सेक्टर। ये तीसरे नंबर की डायरी होगा। अरे कौन सा नंबर की डायरी होगा? तीसरे नंबर की डायरी होगा। अरे होगा, गुड। अब उसके बाद हम देखें तो दो सेक्टर अपने पास और बच रहे हैं। तो एक बार ये तीनों सेक्टर आप रिवाइज करिए, एक बार देखिए क्विक, है ना, जल्दी से। फिर उसके बाद आखिरी के दो सेक्टर केवल और केवल 1 मिनट समझाने का रह गया है, खत्म हो गया सेक्टर्स।
जैसे जो पोर्ट्स होते हैं वो हमें फैसिलिटीज देते हैं, है ना, तो वो हमें सर्विसेज देते हैं, वो भी किसका पार्ट है ना, टर्सरी सेक्टर। लेकिन पोर्ट्स में वहां जो मशीनें रखी हैं जिनसे कुछ पार्ट्स बन रहे हैं वो सेकेंडरी में। बताइए, तो जो हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे, यहां तक की कहानी पूरा आपको समझ में आई है कि नहीं आई? अरे बोलिए, हमारी इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं? हमारी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र? 5। प्राइमरी सेक्टर में किसको हमने रखा है? एग्रीकल्चर और उससे रिलेवेंट। प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें आती हैं जो हमें नेचर से मिली हैं। अरे हाँ कि ना, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, मत्स्य पालन, फॉरेस्ट्री, वानिकी, खनन, उत्खनन, यही आता है। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। नहीं है, पता चला 3 उसके ऑप्शन दे देगा, 1 रख देगा जल आपूर्ति। तो ये आपको जो उसके टूल्स हैं वो आपको ठीक तरह से पता होने चाहिए। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर में किन चीजों को रखा जाता है? जो प्राइमरी सेक्टर से मिली हुई चीजों को मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ बनाते हैं, इंडस्ट्रीज आ जाती है। यहां पर क्या क्या काम होगा? यहां पर या तो कंस्ट्रक्शन होगा, निर्माण होगा, या तो विनिर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। अच्छा, निर्माण के का मतलब क्या होता है? जो खुले आसमान के नीचे हो रहा है। और विनिर्माण का मतलब क्या हो रहा है? जो फैक्ट्री में हो रहा है। समझ गए क्या? इसका कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का कितना है हमारी इकोनॉमी में? 28%। और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 17%। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां से मिल रहा है? टर्सरी सेक्टर। कितना मिल रहा है? लगभग 55% मिल रहा है, और लोग सबसे कम इसी में इन्वॉल्व हैं। अरे बोलिए हाँ, अरे बोलिए हाँ। और टर्सरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, ये आप बताइए। यहां तक की कहानी सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलिए, अरे बोलो, है ना। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम बात करेंगे अब 4th सेक्टर पर। जी मैम, क्वाटनरी सेक्टर भी कहते हैं किसको? 4th। क्या मतलब होता है इसका? क्या होता है इसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। मतलब हमारे देश में जो कुछ भी रिसर्च हो रही है, क्या हो रही है? रिसर्च। रिसर्च मतलब नई नई चीजों को खोजना, उन्हें पता करना, है ना। एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, एक होता है रिसर्च और एक होता है इन्वेंशन, आविष्कार। जब किसी चीज को पहली बार पता किया जाता है, जब किसी चीज को पहली बार पता किया जाता है, और अगर वो चीज मशीनरी टूल्स है, तो उसे हम बोलते हैं इसका इन्वेंशन हुआ है। क्या हुआ है? इन्वेंशन, आविष्कार हुआ है। किसी चीज के बारे में पहली बार जान लेना वो आविष्कार है। रिसर्च का मतलब है कि वो चीज थी, उसमें कुछ नया खोज लेना, वो रिसर्च है। क्या है? वो रिसर्च है। जैसे ये बॉटल है, क्या है? ये बॉटल है, इसमें अभी क्या है? पानी है। मुझे पता है पानी क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये पैक्ड बॉटल है, ढक्कन बंद है ना। लेकिन मैंने ढक्कन को खोल दिया, और उसके बाद बॉटल को मैंने ऐसे कर दिया। मैं करूंगा नहीं, मैं बता रही हूं, मैंने ऐसा कर दिया। अगर ये पानी नहीं गिरा तो ये रिसर्च हो गई मेरी कि ये क्यों नहीं गिरा। मैं कई सारे कॉन्सेप्ट लगाने की
कोशिश करूंगा कि पिछले 1 घंटे में इस बॉटल के साथ क्या क्या हुआ, किस टेम्परेचर में रहा वो, है ना, किस माहौल में रहा वो कि वो पानी नीचे नहीं गिरा। ये रिसर्च है। क्या है ये? रिसर्च है। हाँ कि ना? अरे बोलिए। और नहीं, बिल्कुल जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं था, वो चीज निकाल के दुनिया के सामने रख दी, इन्वेंशन हो गया, उसी का आविष्कार हो गया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो इनकम आ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? फोर्थ सेक्टर। वो है चतुर्थ क्षेत्र हमारा, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आखिरी में आ जाता है फिफ्थ सेक्टर। और ये अभी अभी सेक्टर चल रहे हैं, ये दोनों मेन सेक्टर। तो हमारी इकोनॉमी के कितने हैं? 3। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अरे बोलिए हाँ कि ना? मेन सेक्टर कौन कौन से हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, है ना। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। लेकिन आजकल 2 क्षेत्र का उपयोग और हो रहा है, फोर्थ सेक्टर एंड फिफ्थ सेक्टर। और फिफ्थ सेक्टर में बेसिकली उन लोगों को रखा जाता है जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, नीति निर्माता। जो नीति निर्माता होते हैं उनसे जो इनकम मिल रही है वो आ जाता है फिफ्थ सेक्टर में। इनका काम क्या है? इनका काम है बस बैठे बैठे पॉलिसीज बनाना, कहां से क्या अच्छा हो सकता है ना, कहां से और कितनी अच्छी इनकम निकाली जा सकती है। तो इनके एफर्ट से, इनकी कोशिश से जो मुनाफा सरकार को हो रहा है उसको वो कहां पर रख देते हैं? फिफ्थ सेक्टर, है ना। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इसी में, है ना। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो उद्यमी होते हैं। उद्यमी किन्हें कहा जाता है? जिसमें रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होती है, जो बिजनेस वगैरह अपने क्षमता पर करते हैं, है ना। तो वहां से जो मुनाफा इनको मिला वो उठाकर इन्होंने फिफ्थ सेक्टर में सीधे सीधे उन्होंने रख दिया। तो बताइए यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है क्या? अरे बताइए पूरी कहानी लगभग लगभग यहां पर क्लियर है क्या? अरे खाइए कसम बगल वाले कि ये क्लियर है ना। तो कितने सेक्टर हम लोगों ने इकोनॉमी के डिस्कस किए? 5, है ना। और यहां से हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी खत्म होता है। और इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने अभी तक बहुत कुछ समझा है ना। ये देखने में लगता है कि यार अभी 2-3 दिनों से यही चल रही है, यही चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि बेसिक जब तक नहीं समझ में आएगा आगे के टॉपिक्स फंसेंगे। अगली क्लास में हमारा अगला चैप्टर होगा अब एक और इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम। कौन सा चैप्टर होगा? नेशनल इनकम। कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, है ना। तो इस पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग कल, है ना, नए चैप्टर और साथ ही साथ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि।